हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा था जो नेकेड आई से नहीं देखे जाते हैं, और इसके अंदर हमने बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआन्स और वायरसेस के बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए किस तरीके से फ्रेंडली और हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो देखिए, आपको एज इट इज 5 एक ओवरव्यू चार्ट बनाकर उसे समझकर और लर्न करना होगा। तो पहला इसका पॉइंट है कि मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड बनाने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये ब्रेड और कर्ड्स बनाने में हेल्प करते हैं? ये करते हैं लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हम मिल्क के अंदर, उन्हें हमें एक्टिवेट करना पड़ता है, तब जाकर ये लैक्टोबैसिलस जो होते हैं बैक्टीरिया कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। ब्रेड किस तरीके से बनती है वो हम क्या करते हैं, ईस्ट लेते हैं। ईस्ट एक फंगी होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा फंगी होता है जो यूनिसेलुलर होता है। इस फंगी यानी इस ईस्ट को किसके साथ मिलाते हैं? हम मैदे के साथ मिलाते हैं और उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको बंद करके रखते हैं, जिससे ब्रेड जो होती है थोड़े समय बाद प्लफीनेस आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के कारण, और वो ब्रेड बनाने में हेल्पफुल करती है। अंडरस्टैंड? इतना आपको थोड़ा सा याद रखें। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं? ये हमें कमर्शियल यूज करते हैं। कमर्शियल यूज हमें यानी कि इनकम प्रोवाइड करवाते हैं। कैसी इनकम? अल्कोहल इससे बनता है, वाइन्स इससे बनती है, और एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड्स जो होते हैं हम घर में इनका यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं विनेगर। विनेगर आपने देखा होगा, इसको हिंदी में सिरका बोलते हैं। व्हाइट कलर की बोतल आती है, उसके अंदर एसिडिक एसिड होता है, वो बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। और अल्कोहल और वाइन भी इसी से ही बनती है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ओके, प्रोसेस का नाम याद रखना है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के अंदर क्या करते हैं, जो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि केन शुगर के अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उन शुगर मॉलिक्यूल्स को किसके साथ कंबाइन करते हैं? ईस्ट के साथ कंबाइन करते हैं और एक एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसको बंद करके रखते हैं, एयर कहीं से भी प्रोवाइड नहीं हो, और कुछ समय बाद वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। और इसका जो फर्मेंटेशन का आविष्कार है वो भी आपको याद रखना है, ये किया था लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने। ओके, इन द ईयर भी इजी याद हो जाएगा। कब हुई थी हमारी जो इंडिया की फर्स्ट जो क्रांति हुई थी, वो कब हुई थी? 1857 में हुई थी। तो उस ईयर के अंदर इन्होंने लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन का जो मॉडल था वो प्रेजेंट किया था, ये याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें और किस तरीके से हेल्प करते हैं। ये हमें मेडिकल प्रोवाइड करता है, मेडिकल यूजेस। हमें एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं। एंटीबायोटिक्स मतलब जो मेडिसिन हम खाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही जनरली बनी होती है, कुछ बैक्टीरिया से और कुछ फंगस से बनी होती है। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन अनवांटेड हमारे बॉडी के अंदर जो हमें हार्म पहुंचाते हैं, उनको किल करने के लिए हमें इस टाइप की एंटीबायोटिक्स बनानी पड़ती है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर या कि एनिमल बॉडी के अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडीज को खत्म करती है। अंडरस्टैंड? ये कुछ मैंने एंटीबॉडीज का नाम लिख दिया, स्प्रेटोमाइसिन्स, टेट्रासीन्स और एरिथ्रोमाइसिन। अंडरस्टैंड? ये याद रखना है। फिर हम बात करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड जो एक एंटीबॉडी का आविष्कार जो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर, पेनिसिलिन कहते हैं इसे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन ईयर 1929। इंपॉर्टेंट है ये दोनों डाटा। लुईस पास्चर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सी एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था, डिस्कवरी करी थी? वो करी थी पेनिसिलिन। अब मार्केट में देखोगे, जब आप कोई पैकेट लेते हो टैबलेट का, उस टैबलेट्स के अंदर ये पेनिसिलिन भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कई बार। आप कॉम्बिफ्लिन ले लीजिए, उसके अंदर जो कंटेंट होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पेनिसिलिन। अंडरस्टैंड? ये भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है, और इन्होंने इसको बहुत ही अलग तरीके से कल्चर करके फाइंड आउट किया था। कुछ बैक्टीरिया जो थे वो फ्लेमिंग ने इन 1929 में इस पेनिसिलिन को कैसे डिस्कवर किया था, वो कल्चर बैक्टीरिया पे, बैक्टीरिया किस तरीके से ग्रो करते हैं उस पर वर्क कर रहे थे। उस पर वर्क करते समय गलती से एक कोई बैक्टीरिया जो था वो उस प्लेट में गिर गया, जिससे उस कल्चर बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी वो कम हो गई और बंद हो गई। तो इससे जो था वो पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुई है, और ये वर्ड नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर हम बात करते हैं
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से दूसरी चीजों में हेल्प करते हैं। ये फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। कैसे फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं? क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है और आपको पता होगा एटमॉस्फेयर में 72% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन को ये किसमें, सॉइल में मिला देते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। हम जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा। नाइट्रेट की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं और जो प्लांट होता है, फिर प्लांट जो होता है इस नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन को ले लेता है, जिससे उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, यानी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। और ये पर्टिकुलर आपको साइनोबैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम याद रखना है और इसको ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गा। साइनोबैक्टीरिया किस चीज में हेल्प करता है? सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। ये एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और बात करते हैं एनवायरमेंट को भी क्लीन करने में हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे ये काम करता है? देखिए, अगर लेट से एक प्लांट की लीफ है, ये प्लांट की लीफ जो है वो जमीन पर गिर गई। वो प्लांट की लीफ जब जमीन पे गिर जाती है तो इसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया और फंगाई जो है वो अटैक करते हैं। मेनली ये ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स कौन से होते हैं? जैसे कि वेजिटेबल्स का जो कचरा होता है, फ्रूट्स का जो रिमेनिंग पल्प होता है, वो अगर आप ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो तोड़ा जा सकता है, उसको जब जमीन में सॉइल पे गिरता है वो, तो क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो टूटता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके पे ऊपर अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद ठीक है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, जिससे कि वो वापस प्लांट सॉइल के अंदर चला जाए। सॉइल के अंदर जाने के बाद प्लांट और एनिमल के लिए वो हेल्पफुल होता है, वो भी फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है और किस चीज से? एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंड? प्लास्टिक को नहीं करेगा। मैं इनऑर्गेनिक मैटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये आप याद रखिएगा। फिर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन्स बनाने में हेल्प करता है। अब देखिए, वैक्सीन में क्या डिफरेंस होता है और एंटीबायोटिक यानी टैबलेट में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, इसको समझाने के लिए मुझे पहले आपको एक फिनोमेना बताना पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए कि एक बार कोई बीमारी हो जाती है, तो मैं कॉमन कोल्ड की बात नहीं कर रहा। जैसे लेट से एग्जांपल के तौर पे मलेरिया जो है वो एक हार्मफुल बीमारी है जो ह्यूमन बॉडी को हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वापस उसको मलेरिया नहीं होता, रेयर चांस होता है कि उससे मलेरिया हो जाए। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो जो हार्मफुल प्रोटोजोआन्स बॉडी के अंदर जाते हैं, कोई वायरस है, कोई प्रोटोजोआन है, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगाई अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है, तो जाने के बाद क्या होता है? हमारी जो बॉडी है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना लेती है। वर्ड पर ध्यान देखना, क्या बना लेती है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का मतलब होता है उनसे लड़ने के लिए, उनसे लड़ सके एक ऐसी एंटीबॉडीज बना लेती है। जैसे वापस मैं एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे लेट से कि एक बच्चा है क्लास में, आपकी क्लास में, वो आपको दरवाजे पे खड़े होकर एक दिन आपको डराता है। ठीक है, तो आप डर गए। अब नेक्स्ट डे आप जब जाओगे तब आप थोड़ा अवेयर रहेंगे ताकि कि वो बच्चा वहां पर खड़ा है या नहीं है। तो आप अवेयर हो जाते हैं उसके अगेंस्ट में, उसे ही एंटीबॉडीज कहते हैं। अवेयरनेस आ जाती है ताकि वो जब वापस वायरस या बैक्टीरिया हमें अटैक करे तो ये एंटीबॉडीज उन्हें खत्म कर ले, यानी हम लड़ना सीख गए उसके अगेंस्ट में। तो ये हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली होता है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए वैक्सीन की डिस्कवरी की गई है और ये वैक्सीन की डिस्कवरी करी थी एडवर्ड जेनर ने। ये साइंटिस्ट का नाम भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर। ओके, इन ईयर 1798 इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी करी थी। कैसे करी थी इन्होंने? अब इस वैक्सीन बेसिकली होता क्या है कि हम स्मॉल, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बॉडी के अंदर डालते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में, जिससे अगर कम अमाउंट में डालेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो क्या होगा, लेकिन हमारी बॉडी क्या कर लेगी? उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाना सीख लेगी। तो जब वो हार्मफुल वायरसेस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आएंगे तो हम उसे खत्म कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये कुछ इस तरीके से वैक्सीन काम करती है। और अभी तक हम किस किस की वैक्सीन बना चुके हैं? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बना चुके हैं, ट्यूबरक्लोसिस की बना चुके हैं, पोलियो की बना चुके हैं और हेपेटाइटिस की वैक्सीन बना चुके हैं। अभी जैसे इस पे भी डिस्कवरी चल रही है कि हम कोरोना की वैक्सीन कब जल्दी से जल्दी लाए, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल वायरस है और इसका अटैक जो है ह्यूमन बॉडी पे जल्दी होता है
और इसको रिकवर करने में ह्यूमन बॉडी को टाइम लगता है। इसके अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना पा रही है, इसलिए इसकी वैक्सीन बनने में प्रॉब्लम हो रही है। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।